विदिशा में मतलब आखिरी जो मुगल शासक था औरंगजेब ने विदिशा पे आक्रमण किया था, जिसने हमको शिकस्त दे दी थी। पर किसी कारणवश उसने ऐसा समझौता हो गया था कि उसने कहा था आप अपने परिवार में एक भाई को, एक लड़के को मुसलमान कर दीजिए। अच्छा। तो मेरे एक ग्रैंडफादर जिनका नाम श्री सूरजमल जी था, वो मुसलिम हो गए थे और उनकी शादी उसने एक नवाब की बेटी से करवा दी थी, पर उनका वंश नहीं चला आगे। औरंगजेब बादशाह था, उसकी सोच ये थी कि हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दो, क्योंकि अपन लोगों में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है जी। तो उसका उद्देश्य ये रहता था कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ फोड़ करो, मूर्तियों को खंडित कर दो। भारत की 2 नायाब इमारतें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने जा रहा देश का नया संसद भवन और अब तक 14 प्रधानमंत्रियों को देख चुका देश का पुराना संसद भवन। भारत के इन दोनों ही आर्किटेक्चर, या यूं कहें कि लोकतंत्र के मंदिरों को बनाने की प्रेरणा भी भारत के अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिरों से ही मिली थी। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन मुरैना जिले के छोटे से गांव मितावली में बने सदियों पुराने 64 योगिनी मंदिर से लिया था, जबकि नए संसद भवन को बनाने की प्रेरणा विदिशा में मौजूद बीजा मंडल मंदिर से ली गई है। इस बीजा मंडल को विजय मंदिर भी कहते हैं। कमाल की बात यह है कि दोनों ही मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इस वीडियो में आप इन दोनों मंदिरों को करीब से जानेंगे और देश के उज्जवल इतिहास से गुजरने पर आपको गर्व का एहसास भी होगा। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं मुरैना में 1323 में बनाए गए 64 योगिनी मंदिर में, और ये जो संरचना है, ये जो आर्किटेक्चर है, कहते हैं इसी की तर्ज पर जो दिल्ली का संसद भवन बनाया गया है, वो दिल्ली का संसद भवन इसी की नकल पर बनाया गया, इसी से प्रेरित होकर बनाया गया दिल्ली का संसद भवन। मैं आपको पूरा परिसर दिखाता हूँ। सामने नज़ारा देखिए, वो गर्भगृह है जिसके अंदर शिवलिंग स्थापित है। तो इस पूरे परिसर के अंदर जो है वो पूरे 64 कमरे बने हैं और हर कमरे में एक शिवलिंग स्थापित है। आप देख सकते हैं हर कमरे में एक शिवलिंग है, और कहते हैं कि किसी ज़माने में जब इसका निर्माण हुआ था तब यहाँ 64 योगिनियाँ भी रहा करती थी जो इसके अंदर तंत्र साधना करती थी। और ये अगर कमरों को गिना जाए तो पूरे 64 हैं इस पूरे परिसर में। 64 योगिनी मंदिर। मितावली गांव की खूबसूरत पहाड़ी पर बना 64 योगिनी मंदिर आज भी कई रहस्य समेटे नजर आता है। इसमें प्रवेश करते ही आपको एक गहरी खामोशी का एहसास होता है। 64 योगिनी मंदिर 101 खंभों पर और भारत का संसद भवन 144 मजबूत खंभों पर टिका है। जिस तरह 64 योगिनी मंदिर के बीच में एक विशाल कक्ष है और इसमें बड़ा शिव मंदिर है, उसी तरह संसद भवन के बीच में भी एक सेंट्रल हॉल है। ये देखिए दोस्तों, ये है गर्भगृह जिसके अंदर मुख्य जो शिवलिंग है वो है, और जो कमरे हैं उनके अंदर छोटे छोटे शिवलिंग है हर कमरे में, मैंने दिखाया आपको। और यहाँ पर जो है वो मुख्य शिवलिंग है इसके अंदर। मैं भी आपको लेके चलता हूँ जो मुख्य गर्भगृह है उसके अंदर। आप जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही सामने ही ये देखिए, ये जो सीढ़ियाँ जो जाती हैं वो जाती हैं गर्भगृह की तरफ, और ये मुख्य गर्भगृह है इस पूरे मंदिर का, जो 64 योगिनी नाम से हम इसको जानते हैं, हालांकि इसके कई और भी नाम हैं। और ये देखिए, ये गर्भगृह का जो एक परिक्रमा है वो मैं कर रहा हूँ। आप पिलर्स देखिए कितने पुराने और कितने प्राचीन पिलर्स हैं यहाँ पे। कमाल है यार। भोलेनाथ, जय भोले बाबा। ये 64 योगिनी मंदिर, ये देखिए दोस्तों, देखिए रोशनी के आने के लिए गर्भगृह में जो दीवारें बनाई गई हैं उनमें भी जगह छोड़ी गई थी ताकि रोशनी आती रहे। और 2 शिवलिंग हैं, और जो मुझे लग रहा है कि यहाँ तीसरा भी शिवलिंग रहा होगा, या एक ही शिवलिंग था और बाकी इसको रखा गया है बाद में। और एक शिला मैंने कहीं और देखी थी, शिवलिंग के आकार का कुछ मैंने देखा। ये 1323 में बना था 64 योगिनी मंदिर। मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में मौजूद 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में
कच्छप राजा देवपाल ने करवाया था। यह मंदिर भूमि से 300 फीट ऊपर है। इसे इकंतेश्वर या इकोतरसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। बताते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ तंत्र साधना होती थी, जिसकी शिक्षा लेने देश विदेश से छात्र यहाँ आते थे। इस संरक्षित इमारत का नामकरण इसके 64 कमरों और हर कमरे में शिवलिंग होने की वजह से ही किया गया है। तंत्र साधना के लिए मशहूर इस मंदिर में शिव की योगिनियों को जागृत किया जाता था। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं। इनमें से 2 ओडिशा और 2 मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना में मौजूद 64 योगिनी मंदिर सबसे अद्भुत और सबसे प्राचीन है। यह भारत के उन 64 योगिनी मंदिरों में से एक है जो अभी भी बेहतरीन स्थिति में है। दूर से ही पहाड़ी पर गोलाकार मंदिर किसी उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। लोग आज भी मानते हैं कि यह मंदिर अभी भी शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका हुआ है। आज भी यहाँ रात में रुकने की इजाज़त नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग का भी बेहतरीन नमूना। पानी गिरने के लिए भी ये बनाया गया था और यही चीज़ हर जगह आपको दिखेगी ताकि पानी ठहरे ना। और ये देखिए यहाँ तो कमाल की चीज़ है, उसको आगे निकाल के बनाया गया है। यहाँ पे उसको जो पानी निकलने के लिए ताकि पानी आगे गिरे, तो उसको एक तरह से दिशा भी दी गई है। और ये देखिए हाँ कमाल है दोस्तों। और मैं भी देख पाऊँ, देखिए इसको भी देखिए जोड़ा नहीं गया है, जो पिलर्स हैं जोड़ा गया है, लेकिन नीचे ऐसा लग रहा है कि रखा गया हो और ऊपर लग रहा है कि बाद में जोड़ा गया है। 64 योगिनी मंदिर वाटर हार्वेस्टिंग का प्राचीन और बेहतरीन नमूना है। इसके मुख्य केंद्रीय मंदिर से बारिश का पानी पाइपलाइन के जरिए ज़मीन के अंदर पहुंचाया जाता था। सदियों से खड़ी इस नायाब इमारत पर इस दौरान कई बार आए भूकंप का भी कोई असर नहीं हुआ है। मुरैना के 64 योगिनी मंदिर की यात्रा के बाद बारी थी विदिशा के बीजा मंडल किले की। आधी रात को विदिशा पहुंचने के बाद अगली सुबह यात्रा शुरू हुई विजय मंदिर यानी बीजा मंडल की। रास्ते में यहाँ का खास स्वाद भी हमसे छोड़ा न गया। दोस्तों मैं विदिशा स्टेशन के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर मुझे कचौड़ी की एक दुकान देखी है। आप जानते हैं कचौड़ी और समोसे के बिना जो भारत की सुबह है उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिस्से की तो कचौड़ी खा ली है और देखिए कई लोग और भी खा रहे हैं। तो जो भाई साहब हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या किस तरह देते हैं। दिल्ली में तो हम लोग सब्जी के साथ खाते हैं कचौड़ी को, लेकिन आपने यहाँ से उसको उसके ऊपर वो सेवई क्या बोलते हैं उसको, सेव रख के आपने दिया है। हाँ ये कचौड़ी का मसाला है, इसमें बेसन है जी और मंगोड़ी की दाल है, जो मंगोड़ी अपन घर पे उपयोग करते हैं। हाँ। मूंग की दाल हाँ। उसमें गरम मसाला, धनिया, मिर्ची और नमक मिला हुआ है। अच्छा। इसको अपन पीस को सेक के इस तरह से अपन मगज के लड्डू बनाते हैं ना, उस तरह से इसको सेक के जी। तो इसको कचौड़ी का मसाला बना दिया जाता है। और ये मैदा है, ये मैदा उसको लगा के उसमें मोन डाल दिया जाता है। जैसे 1 किलो मैदा है 50 ग्राम नमक, ठीक है। और 5 किलो मैदा है तो 250 ग्राम नमक और कंपलसरी का 1 किलो मोन। तो ये कचौड़ी की मैदा तैयार हो जाता है। कचौड़ी का मैदा तैयार हो जाता है। इस प्रकार को इसको दबा देते हैं। इसमें कोई कलाकारी नहीं है और कोई भी घर पे सज्जन बना सकता है। अब आप भरते हैं भी इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर ये भर देती हैं ये मसाले की। गजब है, गजब, अद्भुत। हाँ। और ये 2 प्रकार की चटनियाँ हैं। ये करौंदे की चटनी, जो करौंदा छोटा वाला आता है उसकी चटनी है। और ये अमचूर की चटनी, जो मीठी चटनी, इसमें आमचूर मिलाते हैं, इसके अंदर आप लोग करौंदा मिलाते हैं। पिसा हुआ आमचूर है और इसमें करौंदे मिले हुए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे कचौड़ी लोग बना के देते हैं। कचौड़ी जो परोसने की विधि है वो ये है यहाँ पर। और ये सेव डाल देते हैं। सेव है, हाँ। तो सुबह कितने लोग आते हैं आपके पास? मतलब बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से मैं देख रहा हूँ। 100-125 लोग मैं देख रहा हूँ, दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। दोस्तों विदिशा स्टेशन के ठीक सामने देखिए वो विदिशा स्टेशन है। तो आपको बहुत चलने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आप अगर सुबह आते हैं या कहीं ठहरे हुए हैं तो आप ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे आराम से आप आ सकते हैं एनी टाइम। हमारा नाम तो डाल दो। हाँ नाम क्या भैया, नाम बताइए। ये पहलवान नाश्ता भंडार। पहलवान नाश्ता भंडार, वैसे नाम मुझे दिख नहीं रहा है कहीं। ये ठीक है। आप जानते हैं, मुझे विदिशा शहर में हर आदमी जानता है। विदिशा का कोई आदमी नहीं जो मुझे जानता। आप पूछना पहलवान नाश्ता भंडार। ये आप यहाँ जरूर आए और बहुत ही लाजवाब कचौड़ी है इनकी। ये मैंने मंगोड़ी का घोल तैयार कर लिया है। इसमें दाल है जी और धनिया है जी और मिर्ची है, अदरक है जी जी। ये मीठा सोडा है जी, इसको अपन इतने डाल देंगे जी। ये इतना मीठा सोडा अपन मीठा सोडा डाल दिया, ठीक है ठीक है। ये मीठा सोडा इतना डाल दिया अपन ने, ये नमक डाल दिया जी। ये मीठा सोडा अपन इसलिए डाला है कि इससे है ना
सॉफ्ट मंगोड़ी आती है, अच्छा, एकदम नरम हो जाती है हाँ, इससे। हाँ। इसमें कोई भी आदमी खा लेगा, अपने घर के अगर बच्चे अगर अपने बूढ़े दांत वगैरह भी नहीं है तो वो भी खा सकते हैं जी। वही अपन ने मिला। अच्छा, मैंने वहाँ देखा था उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन था। हींग लेके आओ। अच्छा, हींग से कलर ब्राउन हो जाएगा? नहीं, वो वाला डाउन था ना, वो कलर उसमें सामान नहीं था उस वक्त। अच्छा, ओके। उसमें सामान रह गया था। नहीं, बहुत सुंदर है। और ये है हींग। अच्छा, ये अपन ने हींग डाल दी है, ठीक है, टेस्ट के लिए, जिससे कि मतलब ग्राहक को बाई चांस खाने के बाद ये ना लगे कि मुझे डकार नहीं आ रही है, मतलब ये कैसे, मतलब उसके लिए हाँ, पेट भी जो है उसका हाजमा भी दुरुस्त रहे। हाँ, ये तैयार हो गया। आपने पूरा इसको मिक्स कर लिया है। हाँ। थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों की सेवा में जी, बस ठीक है। मॉर्निंग दोस्तों, विदिशा से मैं आज आपका स्वागत करता हूं। मैं विदिशा आ चुका हूं मुरैना में 2 दिन बिताने के बाद। और विदिशा में मैं जिसलिए आया हूं उसकी वजह भी भारत का जो लोकतंत्र का मंदिर है वो है उसकी वजह। यहाँ पर बीजा मंडल है और बीजा मंडल की तर्ज पर ही जो देश का नया संसद भवन है उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और उसका जो डिज़ाइन है, पूरा आर्किटेक्चर है, वो इसी मंदिर की एक तरह से अनुकृति है। इसी मंदिर का दोहराव किया गया है, इसी मंदिर से प्रेरणा ली गई उसको, उसका डिज़ाइन तैयार करने में। और इस मंदिर की अपनी कहानी है, अपना इतिहास है। जो जिस परिसर में मैं अभी हूँ ये पूरा इसी बीजा मंडल मंदिर का परिसर है। इसको कोई विजय मंदिर बोलते हैं और भी 1-2 नाम है इसके। तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग जगह पे शिलाखंड रखे हुए हैं जो यहाँ पे खुदाई से मिले हैं और इनको सहेजा गया है। और जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के लिए एक म्यूज़ियम है जो बगल में बना हुआ है। मेरे पीछे आपने देखा होगा, इस तरफ म्यूज़ियम है जो जहाँ से मैं होके आया हूँ। और ये जो हैं ये खंड हैं जो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं बन पाए हैं, तो उनको यहाँ पे उनको यहाँ पे जगह दी गई है, यहाँ पे रखा गया है। और ये आसपास बहुत ही सघन इलाका है, बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है, ये बस्ती है और इसके बीच में से मैं आया हूँ। देखिए, ये देखिए बगल में ये शिलाखंड हैं जो रखे हुए हैं। सभी शिलाखंड इधर मेरे इस लेफ़्ट साइड है, मेरे राइट साइड है, दोनों ही तरफ जो हैं वो खुदाई में मिले जो पत्थर हैं वो रखे गए हैं। और जो मुख्य मंदिर है जहाँ जो मैं आपको दिखा दूँ वो मेरे ठीक सामने है इस वक्त। ये देखिए ये है, लेकिन अभी इसको मैं आपको एक सही व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो उसका डिज़ाइन है मंदिर ने लोकतंत्र के जो हमारे संसद भवन का, उसका डिज़ाइन इससे किस तरह प्रेरित है वो आप समझ पाएंगे। ये है बीजा मंडल, अद्भुत अकल्पनीय है। जब सदियों पहले ये मंदिर अपने स्वरूप में रहा होगा तो किस रूप में रहा होगा, सोच के भी मुझे एकदम मेरी आंखों में चमक आ जा रही है। गजब। यहाँ तक बंद है तो परिधि यहीं तक है, तो यहाँ से पूरा फ्रेम में, एक ही फ्रेम में पूरा आर्किटेक्चर नहीं आ पाता है एक साथ, जो मुख्य आर्किटेक्चर है इस मंदिर का। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ता है, मैं इसलिए यहाँ पे आया। ये मंदिर का बायां हिस्सा है और ये मंदिर का दाहिना हिस्सा है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो पार्लियामेंट हाउस है देश का, उसकी फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो के ऊपर मैंने लगा दिया है। उस पार्लियामेंट हाउस को किस तरह इस मंदिर की तरह डिज़ाइन किया गया है, ये देखिए। एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो उसको विजय मंदिर के नाम से भी जानते हैं, बीजा मंडल को। और 11वीं शताब्दी में बनाए गए इस प्रमाणकालीन विशाल एवं भव्य मंदिर के अवशेष काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले पड़े हैं। औरंगज़ेब ने इस मंदिर को नष्ट कर इसकी सामग्री से इसी के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। वो मस्जिद थी वहाँ पे जो 4 पिलर्स आप देख रहे हैं। उधर मस्जिद के समीप एक कलापूर्ण बावड़ी भी दर्शनीय है, मतलब बेहतरीन बावली है मंदिर के बगल ही। और ये वो कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका कोई और छोर पता नहीं कर पाए लोग। इसकी सफाई करने की कोशिश की गई लेकिन जो पानी है वो ख़त्म नहीं हुआ, पानी को निकाला नहीं जा सका पूरी तरह से। और ये कुआं आगे जाके बावली का रूप ले लेता है। पहले आसपास के लोग पानी भरते थे वहीं से। और ये देखिए मज़ार है जिसको, और इस मज़ार के साथ में ही आगे बावली है, देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये बावली बन गया है, जैसे बावली होती थी ना, जो दिल्ली में भी बावलियाँ हैं कुछ, फिरोजशाह कोटला के किले में है और मंडी हाउस के पास है एक बावली, उग्रसेन की बावली बोलते हैं उसको, वैसे ही यहाँ भी है। ये बावली है और ये कुएं का पानी जो है वो आ रहा है। गजब है, अद्भुत। और ये देखिए दरवाज़ा बना हुआ, ये लग रहा है कि पानी थोड़ा नीचे रहा होगा, पानी का स्तर। यहाँ से भी लोग आते होंगे पानी भरने के लिए, क्योंकि देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इसीलिए ये भी एक प्रवेश द्वार था और प्रवेश द्वार इस तरफ है। आइए चलते हैं थोड़ा नीचे तक देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं जा रहा हूँ बावली में जो इस मंदिर में ही है। और इस बावली में भी देखिए 2
दो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। ये देखिए, ये एक तरफ तो ये है जो एक शिला है पिलर की तरह, ये है मजबूत शिला और पुरानी है, प्राचीन है, और एक ये है, दोनों तरफ इसको रखा गया है। और ये देखिए इधर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो अभी क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है इस मंदिर में, तो उस निर्माण कार्य में जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है वो मोटर से सप्लाई होती है, और वही कुआं है जो कुआं हमने देखा पीछे, उसी कुएं का जो पानी है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़िलहाल तो किया जा रहा है इस मंदिर में जो निर्माण कार्य है उसके लिए, लेकिन कभी लोग यहाँ पे आते होंगे जब ये मंदिर रहा होगा अपने मूल स्वरूप में, उस दौर में लोग यहाँ आते होंगे पानी भरने के लिए। मेरी यहाँ बात हुई है, मुझे ये बताया गया कि जो कुआँ है यहाँ का, उस कुएँ की सफाई हुई एक बार, 4 मोटरें लगी उस कुएँ की सफाई के लिए, और उस पानी को ख़त्म नहीं किया जा सका। पानी जितना निकालते उतना ही पानी और आ जाता कुएँ में। तो इस कुएं का कोई और छोर नहीं मिला कि पानी कहाँ से इसकी खुदाई हुई है और कहाँ से पानी आ रहा है इसके अंदर। तो वो तकनीक देखिए किस तकनीक से उसको बनाया गया होगा उस ज़माने में, इस कुएं को, ताकि आसपास के क्षेत्र की ज़रूरत को पूरा कर सके। और जितने बुजुर्ग हैं इस क्षेत्र के, उन बुजुर्गों ने बताया कि कभी भी उन्होंने इस गाँव पे इस कुएँ का पानी कम नहीं देखा। पानी हमेशा बढ़ा ही रहा, इसी स्तर पर रहा, कभी भी पानी नीचे नहीं आया, भले ही बारिश का मौसम हो या ना हो। इस कुएँ की जो स्थिति है वो ऐसी ही रही। ये जो मूर्तियां हैं ये मिली हैं यहाँ से, अद्भुत है, क्या डिज़ाइन है, नक्काशी देखिए इन पे, कैसे इसको पत्थर को काटा गया होगा। देखिए पत्थर को कितने सलीके से काटा होगा, कई शताब्दी बीत जाने के बाद भी ये देखिए अपने आकार में सही रूप में है, और जब ये बनी होंगी तब कितनी खूबसूरत होंगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए मुँह है, ये मुख है, ये देखिए। दोस्तों यहाँ भी देखिए आपको जो शिलाएं हैं वो रखी हुई दिखाई देंगी। अब मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊँ इस तरफ, तो यहाँ आप देख पाएंगे, ये देखिए। अगर मैं आपको और दिखाऊँ, देखिए ये मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है शायद वो रहा होगा, इसको भी बाद में इसको भी हटाया गया वहाँ से। तो ये ऊपरी हिस्से के ही भाग हैं, एक भाग ये है और एक भाग जो जुड़कर बनता है वो सब, मतलब इस मंदिर के जो हिस्से थे वो यहाँ रखे गए हैं। और परिसर क्योंकि पहले बहुत बड़ा रहा होगा, और तो इसका जो बाकी खुदाई में मिले थे चीज़ें वो वहाँ पर गार्डन में जहाँ से मैं होते हुए आया हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ से, वहाँ पे रखा गया है। ये देखिए इधर रखा गया है। और देखिए कंजेस्टेड इलाका है पूरा, आसपास जो बस्ती है बहुत ही सघन इलाका है, बाउंड्री वॉल बहुत ही नज़दीक में है। अगर कोई भी फ़ोटो चाहे या कुछ का वीडियो बनाना चाहे तो वो पूरा वीडियो नहीं बना पाएगा। इस परिसर की निश्चित ही जो इसका क्षेत्रफल रहा होगा वो आगे तक रहा होगा ना। कमाल की बात, हम दुनिया भर में इतने आर्किटेक्चर्स देखते हैं, हम मीनारें देखते हैं, हम चीन से लेकर पेरिस तक की हम जो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इमारतें हैं उनको देखकर हम कहते हैं कि क्या मार्वलस चीज़ें हैं। लेकिन हमारे ही देश में आप देखिए, जब भी पुराना संसद भवन रहा हो उसके बनाने की बात आई थी तो उनका ध्यान अपने देश की इमारतों पर नहीं गया, उनका ध्यान हमारे ही देश के इतिहास पर गया और हमारे ही देश की हिस्ट्री से उन्होंने प्रेरणा लेकर उन्हें इमारतों का उन्होंने निर्माण किया। तो हमारा जो बीता हुआ कल है कितना रिच है, कितना कंस्ट्रक्टिव है और कितना विस्तृत है वो हमारा जो बीता हुआ कल है, और हमें उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, वहाँ पे आके हमें कुछ पल बिताना चाहिए ताकि हम आने वाली जनरेशन को उसके बारे में बता सकें, आने वाली जनरेशन को उससे हम जोड़ सकें। ये एक इन्फॉर्मेशन है ऊपर दिया गया है, विजय मंडल, यहीं पर 17वीं शताब्दी की मस्जिद है जिसे परमार काल के हिंदू मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया है। इसके स्तंभों में से एक स्तंभ पर अभिलेख उत्कीर्ण है, जिससे पता चलता है कि यह मंदिर देवी चर्चिका को समर्पित था। देखिए देवी चर्चिका के मंदिर पर यह मस्जिद का निर्माण किया गया था। और इधर देखिए मूर्तियाँ, ये सब टूटे हुए खंड हैं इधर, और सबकी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब की गई है। और इधर देखिए ये देवी की मूर्ति है, इसके बारे में हम जानते हैं कि किन देवी की मूर्ति है। ये देवी इंद्राणी देवी, बैठी हुई देवी, और ये है बैठी हुई देवी है, तो जस्ट देवी हैं और देवी की ये बैठक की मुद्रा है। यहाँ पे क्षतिग्रस्त किया गया है, तो ये रहा है, चेहरे पर भी काफ़ी चोट की गई है। विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति है, ये ब्रह्माणी है। इधर ये अप्सराएं, राजा, गजलक्ष्मी,
गजलक्ष्मी देखिए, ये दुर्गा महिषमर्दिनी, ये देखिए ये हाल किया गया है दुर्गा महिषमर्दिनी का। अब देखिए गणपति जी के क्या 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 हाल किया गया है, गणेश। इस मंदिर को औरंगजेब ने जब खंडित कराया 1682 में, तो यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण भी कराया और मस्जिद का नाम आलमगिरी मस्जिद रखा गया। हालांकि और इस जगह का नाम भी आलमगीर रखा गया था, पूरे विदिशा का नाम, लेकिन वो आलमगीर नाम बहुत फेमस नहीं हो पाया और इसका जो विदिशा जो मूल नाम था उसी से इसकी पहचान बाद में जारी रही। आप अगर देख पा रहे होंगे तो मैं बता दूं, अगर अंदर जैसे मंदिरों के अंदर आपको दिखता है, जैसे काशी में कुछ मंदिरों के अंदर बैठने के लिए बना होता है ना, बनारस में काशी विश्वनाथ में कुछ दिन पहले तक तो जो बैठने के लिए बना था, लोग दर्शन करते थे, वहाँ बैठ के विश्राम करते थे। ये वैसी ही जगह मुझे लग रही है। और देखिए सीढ़ियाँ हैं ये चढ़ने के लिए ऊपर, तो ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसको लॉक कर दिया गया है अभी। ये है, और ऊपर शायद मंदिर रखा होगा, इसके ऊपर जो मुख्य मंदिर है वो इसके ऊपर रखा होगा, जिसे खंडित कर दिया गया या तोड़ दिया गया। दोस्तों कुछ साल बाद जब देश का नया संसद भवन बन के तैयार हो जाएगा, तब वो हमें हर वक्त इस मंदिर के उज्जवल अतीत की याद दिलाएगा कि ये मंदिर कितनी भव्यता भरे इतिहास के दौर से गुजरा है। जब जब हम उस संसद भवन की तस्वीरें या वीडियो देखेंगे, हमें इस मंदिर की याद ज़रूर आएगी। और यही मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि हम लोग किस दौर से गुजरे हैं, क्या हमारा बीता हुआ कल रहा है। और मेरी कोशिश अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं और हम ऐसे ही नया वीडियोस बनाते रहेंगे, लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो में। अपना खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।